हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसका दो एप्लीकेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। फर्स्ट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड एंड सेकंड एप्लीकेशन इज वेदर द गिवन सब्सटेंस अंडर बिहेव्स लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा बच्चों टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। अच्छा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट क्या है? मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस which combined with 1.008 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 gram of fluorine is called equivalent weight of the substance। ठीक है बच्चों, इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको? वैलेंसी फैक्टर। बच्चों, इसको कहीं कहीं एन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालने आता है बच्चों। ठीक है, हमको ये पता करना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है। ठीक है, अगर हमको वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर निकालने आ जाएगा तो हम किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं एसिड के केस में। तो हम लोग को समझना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। चलो बच्चों, हम लोग हेडिंग लगाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड का। बच्चों, एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion from one molecule of acid। ठीक है, इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। बच्चों, इसको हम लोग बेसिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड से जितने H plus आयन रिप्लेसेबल होते हैं वही उस एसिड का क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, तो एसिड के केस में अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। ठीक है, तो अगर आपको बेसिसिटी पता हो जाए तो आप आसानी से एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। बच्चों, ये किसका इक्विवेलेंट वेट है? एसिड का। तो जैसे HCl, बच्चों इसका बेसिसिटी क्या होगा? 1। इसमें एक H प्लस आयन है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। H2SO4, बच्चों ये कितने H प्लस आयन ये लूज कर सकते हैं? 2 H प्लस आयन, देयरफॉर इस बेसिसिटी इज 2। ठीक है बच्चों, H3PO4, बच्चों इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड पढ़ते हैं। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3 होगी। अच्छा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, बच्चों इसका बेसिसिटी 2 ही होता है। ये आपको यहां समझना है। बच्चों, होता क्या है कि किसी एसिड से अगर 2 ही H प्लस आयन रिप्लेसेबल होंगे तो उसकी बेसिसिटी 2 ही होगी। देखो यहाँ पर 3, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है, बट रिप्लेसेबल एटम जो होते हैं H3PO3 से 2 ही H प्लस आयन रिलीज होते हैं, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज 2। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही बच्चों H3BO3 बोरिक एसिड, अब बोरिक एसिड में बच्चों यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो लगता है कि इसकी बेसिसिटी 3 होगी, लेकिन इसकी बेसिसिटी होती है 1।
because H3BO3 gives only one H plus ion, therefore its basicity is 1। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3COH बच्चों इसकी भी बेसिसिटी 1 होती है। फॉर्मिक एसिड HCOH बच्चों इसकी भी बेसिसिटी 1 होती है। तो आपको अगर ये बेसिसिटी पता है किसी भी एसिड का, तो आप आसानी से एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली बच्चों हम बेस का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। बेस का कैसे निकालेंगे? चलो दूसरा देखते हैं, बेस। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल बच्चों यहाँ H प्लस की जगह आप कर दीजिए OH माइनस आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों बेस का एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। ये हो गया हमारा बेस का इक्विवेलेंट वेट। तो बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? यहाँ सिर्फ बेसिसिटी की जगह आपको क्या करना है? एसिडिटी कर देना है। तो आप आसानी से बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कुछ बेस हम लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH इज ए बेस। NaOH इज ए बेस। अच्छा बच्चों ये कितना OH आयन देगा? सिंगल 1, therefore its acidity is 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it gives 2 OH minus ion, therefore its acidity is 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH whole thrice it gives 3 OH minus ion, therefore its acidity is 3। SnOH whole 4 it gives 4 OH minus ion, therefore its acidity is 4। तो इस तरह से बच्चों हम बेस का भी इक्विवेलेंट वेट आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाए तब कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे? सी में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाए, एसिड बेस रिएक्शन, तो बच्चों जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आप जानते हो, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अगर हम एसिड के केस में देखें, इन केस, पहले बेस के केस में देखते हैं बच्चों। The number of H plus ion is replaced by 1 molecule of base is the valency factor of बेस। बच्चों बेस जितना H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा, किसके H प्लस को? एसिड के H प्लस को। जितने एसिड के H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा वह उस बेस का वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर हम एसिड के केस में देखें, इन केस ऑफ एसिड तो क्या होगा? The number of OH minus ion is replaced by 1 molecules of acid is called valency factor of acid। ठीक है बच्चों, तो अगर रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने आपको 2 कंडीशन बताया। एक तो जब वो आइसोलेटेड कंडीशन में एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला बताया। बेस भी जब आइसोलेटेड कंडीशन में जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में हम लोग एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चों अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, AlOH whole thrice plus HCl is equal to AlOH whole twice Cl प्लस H2। ठीक बच्चों, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, ठीक है, ये बना सॉल्ट
और ये बना वाटर। ठीक है बच्चों, यहाँ आप अगर ध्यान दोगे तो रिएक्टेंट साइड में OH के कितने एटम हैं? OH कितने हैं यहाँ? 3 है। यहाँ OH कितने हैं बच्चों? 2 है। यहाँ जो OH रेडिकल है ये 3 है, यहाँ OH 2 है, यानी कितना OH रिप्लेस हो गया? इस एसिड ने, इस HCl ने कितने OH आयन को रिप्लेस किया? एक OH आयन को रिप्लेस किया। देयरफॉर वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl इज 1। यहाँ पर इसका जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर ऑफ HCl बच्चों एसिड का क्या होगा? 1 होगा। सिमिलरली n फैक्टर ऑफ बेस का क्या होगा बच्चों? इस AlOH होल था, इसने कितने H प्लस को रिप्लेस किया? एक H प्लस को रिप्लेस किया। देयरफॉर n फैक्टर ऑफ बेस इज आल्सो 1। तो इस केस में आप AlOH का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में आपको कितने से डिवाइड करना है? 1 से। एसिड का भी निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में आपको 1 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड बेस रिएक्शन का भी वैलेंसी फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग सॉल्ट कर रहे हैं। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं इसको बच्चों हम लोग दो केस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा? अगर हमारा सॉल्ट अगर नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव केस, अगर ये आइसोलेटेड स्टेट में नॉन रिएक्टिव केस, तो इस केस में क्या होगा सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट? तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा? द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायंस ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन or anion is the valency factor of the salt। ठीक है बच्चों, ये जो सॉल्ट है इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो मेरे पास वही है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो अगर हमारा सॉल्ट बच्चों अगर नॉन रिएक्टिव कंडीशन में है, नॉन रिएक्टिव कंडीशन, ठीक है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आइसोलेटेड स्टेट में, तो उस समय सॉल्ट पर जिसमें सॉल्ट के कैटायन और अनायन पर जो टोटल चार्ज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन कैटायन और अनायन इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। जैसे एग्जांपल से समझो बच्चों, Na2CO3, यहाँ बच्चों Na पर क्या चार्ज है? इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो Na पर टोटल चार्ज कितने आ जाएंगे? इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, +2, और ये जो CO3 है, CO3 पर क्या चार्ज होता है? -2। तो बच्चों यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? आप कैटायन या अनायन किसी एक को ले लेना है, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो n फैक्टर होगा क्या हो जाएगा? n फैक्टर जो होगा यहाँ पर 2 होगा। बच्चों यहाँ चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेना है, साइन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। कैटायन पर भी +2 यूनिट चार्ज है, अनायन पर भी -2 यूनिट चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो आप आसानी से इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे CuSO4 है, .2H2O, अच्छा Cu पर यहाँ क्या चार्ज है? +2, SO4 पर क्या चार्ज होता है? माइनस। वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ बच्चों इसका n फैक्टर क्या होगा? कैटायन और अनायन दोनों में से कोई एक लेना है, कैटायन पे कितने चार्ज है? +2 यूनिट, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। यानी अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में कितना से डिवाइड कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। अगर हमारा सॉल्ट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इन क्या हुआ बच्चों? ये है आपका इन नॉन रिएक्टिव के कंडीशन, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये रिएक्टिव कंडीशन में होगा बच्चों, यहाँ पर ये आइसोलेटेड स्टेट में, किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है, तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने का सॉल्ट का क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट में इसके n फैक्टर यहाँ क्या होता है? कैटायन और अनायन पर जो चार्ज है उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्टिव कंडीशन में होगा तो क्या होगा? दी
टोटल नंबर ऑफ कटायन, क्या बच्चों इसको लिखो, द नंबर ऑफ moles of cation replaced by 1 mole of salt is the valency factor of the salt। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे Na2SO4, अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से करा दूं बच्चों, ये हमारा एक सॉल्ट है बच्चों, ये रिएक्टिव कंडीशन में ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर नॉन रिएक्टिव कंडीशन में था, किसी से कंबाइन नहीं कर रहा था, तो क्या बनेगा, मान लो ये बना NaHSO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, इस सॉल्ट में कितने कटायन को इसने रिप्लेस किया। यहाँ कटायन क्या है, सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ कितने सोडियम है, 1 सोडियम है, यानी इसने 1 मोल सोडियम को रिप्लेस किया। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज इट रिप्लेस 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। इसने 1 सोडियम आयन को रिप्लेस किया, देयरफॉर इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो सॉल्ट के केस में आपको 2 कंडीशन देखना है, नॉन रिएक्टिव कंडीशन और दूसरा रिएक्टिव कंडीशन, और दोनों केस में आप आसानी से वैलेंसी फैक्टर को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट हम लोग इक्विवेलेंट वेट किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना सीखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये दूसरे को, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होगा, कौन सब्सटेंस रिड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 mole of a substance, 1 mole of oxidizing agent। 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। जैसे कि MnO4 बच्चों, अगर ये Mn+2 में रिड्यूस हो रहा है, अच्छा जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 से किसमें चेंज हो रहा है, +2 में। अच्छा बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, +7 से +2 में कितने इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस कितना हो गया, 7 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो 1 मोल, यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मोल कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन 5 इलेक्ट्रॉन। सो इक्विवेलेंट वेट, ये जो KMnO4 का होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चों, हम इसके मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, हमको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे K2Cr2O7 बच्चों, ये चेंज हो रहा है Cr+3। ठीक है, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है बच्चों। अच्छा यहाँ पर देखो, ध्यान देना है कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 है, लेकिन यहाँ क्रोमियम के कितने एटम है, 2 एटम है। ठीक है,
तो दोनों एटम का अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर बच्चों 2x इक्वल टू क्या, एक चीज और, यहाँ 2 एटम है तो आपको यहाँ भी 2 लगाना होगा, एटम को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों 2x का वैल्यू क्या होगा +6, कितने का डिफरेंस हो गया 6 का, तो यह कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट में हम कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आसानी से निकाल सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। सिमिलरली जैसे बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिमिलरली इसी तरह हम रिड्यूसिंग एजेंट का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलो रिड्यूसिंग एजेंट का देखते हैं बच्चों। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जगह हमको क्या लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे बच्चों, इट लूज द इलेक्ट्रॉन, ये गेन इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों को एक रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा एग्जांपल ले लिया जाए, H2O2, ठीक है। बच्चों ये रिड्यूस हो जाता है O2, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जब रूल पढ़ाया था तो वहाँ बताया था पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, -0 हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, देयरफॉर 2x इक्वल टू जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 × 2 बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू -2, और यहाँ पर 2x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अब बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को ही लूज करेगा। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट लूजेज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चों ये लूज करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, H2O2 का कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट वेट, क्या करेंगे बच्चों, इसके मॉलिक्यूलर वेट में हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम आसानी से इस रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखें। किसका किसका सीखा हमने, एसिड का सीखा, बेस का सीखा, सॉल्ट का सीखा, ठीक है। फिर हमने किसका सीखा, फिर हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, और फिर हमने सीखा किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। क्लियर। अच्छा बच्चों मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं HNO2। बच्चों HNO2 जो है, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, और 15 ग्रुप का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -3 से लेकर +5 तक होता है। तो ये तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है, ये तो एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज में आ रहा है। देयरफॉर दिस HNO2 बिहेव्स लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये HNO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ये NO में ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना बच्चों, खुद रिड्यूस होते हैं। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों, +2 है। तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, यहाँ भी 1 एटम है, यहाँ भी 1, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। आ रहा है समझ में। यहाँ पर जो HNO2 का इक्विवेलेंट वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट में आपको कितने से डिवाइड करना है बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा,
ठीक है, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट में ये HNO2 जो होता है ये NO3-1 में क्या हो जाता है, ये HNO3 जो है आपका ये NO3-1 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, यहाँ +5 में चला गया। देखो बच्चों, ये इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दूसरे को तो रिड्यूस कर देते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखो +3 से +5 हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, HNO2 का इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, इसके मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शन में, HNO2 जब NO में चेंज होता है देन दिस HNO2 बिहेव्स लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करेंगे, 1 से। बच्चों यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 1 है, लेकिन जब यह HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। चलो ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, FeC2O4। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्सलेट, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, इस फेरस ऑक्सीडेशन में Fe जो है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। और ये जो आपका C2O4-2 है ऑक्सलेट आयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। बच्चों यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये +3 है, +3 से किसमें चेंज हो जा रहा है, +4 में। तो यहाँ पर जो n फैक्टर होगा, यहाँ n फैक्टर 1 है। अगर हम यहाँ n फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 6 और यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ n फैक्टर हमारा आ रहा है 2। देखो बच्चों, यहाँ FeC2O4 जो होता है, ये जो कंपाउंड है इसमें Fe +3 में ऑक्सीडाइज होता है और C2O4-2 CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो +3 से +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। यहाँ भी +2 से +3 दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस केस में, फर्स्ट के केस में आपका वैलेंसी फैक्टर 1 है। जब Fe +2 +3 में चेंज होना है, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, लेकिन कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 6। यहाँ भी अगर हम 2x निकालेंगे तो कितना होगा, एक कार्बन पे +4, तो यहाँ कार्बन पे दो कार्बन है तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे 8 - 6 कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस केस में अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, किसका बच्चों, FeC2O4 का, फेरस ऑक्सीलेट का, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 + 1 दैट इज 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फेरस ऑक्सीलेट का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कैसे किसी सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों कुछ जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाया था तो वहां पर इस रिएक्शन को मैंने डिस्कस किया था। इसका एक बेस्ट एग्जांपल था Br2 gives Br- plus BrO3-1। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड में एक ही कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है। यहाँ पर देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -1 है। अगर यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तो +5, यानी ब्रोमीन यहाँ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो चलो Br2 बच्चों चेंज हो रहा है Br- में, ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर 0 है, चलो इसका निकालते हैं, 2x = 0
यहाँ पे अगर हम 2x निकालेंगे तो क्या होगा, -1 × 2 दैट इज -2। तो यहाँ पर इसका अगर n फैक्टर निकालते हैं, n फैक्टर का वैल्यू यहाँ आएगा 2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये देखूं, ये जो Br2 है ये चेंज हो रहा है BrO3 -1 में। ठीक है। तो यहाँ पर जो n फैक्टर होगा, यहाँ बच्चों 2x = 0 और यहाँ से अगर हम 2x निकालें तो 10 होगा। तो यहाँ पर n फैक्टर जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10। 10 में से 0 को माइनस करेंगे 10। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 कैसे निकालेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 अपॉन यहाँ पर क्या आया था 2 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 अपॉन 10। बच्चों दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग टोटल वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड नहीं करते हैं, दोनों का अलग अलग वैलेंसी फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे हम आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अगर मैं Br2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं बच्चों, Br का 80 होता है, 2 Br है 160/2 प्लस 160/10। तो ये कैसे 80 होगा और ये 16, 80 + 16 दैट इज इक्वल टू 96। तो ये Br2 का इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, थैंक यू।